हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर है उसका कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, कार्बन हैलोजन बंध की जो प्रकृति है उसके बारे में। तो आपको दिख रहा होगा ये जो बंध है ये कौन सा बंध है, कार्बन हैलोजन बंध है ना। इस बंध के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो बंध आपको दिख रहा है ये बंध है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है। इस कारण क्या होता है, कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है और हैलोजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। क्योंकि याद रखना कि विद्युत ऋणता का यहाँ से तात्पर्य होता है, विद्युत ऋणता का तात्पर्य होता है ऐसे परमाणु जिनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा होती है उसी को हम विद्युत ऋणता कहते हैं। आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणता है ना। तो अब जो ये दोनों के मध्य बंध आपको दिख रहा है ना, ये बंध जो आपको दिख रहा है कार्बन हैलोजन बंध जो ये दिख रहा है, अब इसमें दोनों के इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इसका भी इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का भी है और हैलोजन का भी, दोनों के इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये एक सहसंयोजक बंध है। कैसा बंध है ये, इस बंध के बारे में बात करें तो ये जो बंध है ये सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध है ये। तो सहसंयोजक बंध में दोनों के ही बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाग लेते हैं। लेकिन क्योंकि हैलोजन जो परमाणु यानी कि जो X परमाणु है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन जो है इसकी ओर इस तरह से दौड़ने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाने के कारण इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी इसके पास जा रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है ना। तो कार्बन पर क्या आता है, आंशिक धनावेश आ जाता है और हैलोजन पर क्या आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है ना। जिसके कारण क्या होता है, अब जिसके कारण जो कार्बन हैलोजन बंध है वो कैसे हो जाता है, ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब होता है कि एक और आपको पॉजिटिव और एक और आपको नेगेटिव आवेश अगर दिखाई दे तो उस स्थिति को हम ध्रुवता कह देते हैं। जैसे चुंबक में आप देखा होगा नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, मतलब ध्रुव होते हैं, एक दक्षिण ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव होता है। इसी तरह से है ना, जो ऐसे एक दो विपरीत जो छोर होते हैं जब भी दिख जाएं तो उसको हम ध्रुवता कह देते हैं। तो यहाँ पर भी ध्रुवता उत्पन्न हुई है। कैसे हुई है, प्लस और माइनस चार्ज की वजह से। अब देखिए हैलोजन परमाणु विद्युत ऋणता का क्रम, हैलोजन परमाणु में विद्युत ऋणता का क्रम क्या है, हैलोजन परमाणु में सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणता होती है वो फ्लोरीन की होती है, उसके बाद क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की और फिर क्या होती है, आयोडीन की। तो हैलोजन देखो ये आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में आता है और ये पी ब्लॉक से संबंधित है। किससे है, याद रखना ये पी ब्लॉक से संबंधित वर्ग है, मतलब पी ब्लॉक में आते हैं ये। तो जब हम 17वें वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, जो हैलोजन है हैलोजन का आकार बढ़ता है। क्या होता है, हैलोजन का आकार यहाँ भी जो हम देख रहे हैं, जो हमने ये हैलोजन के ये देखे हैं ना, ये भी हम यहाँ से ऊपर से नीचे गए हैं। तो सबसे ज़्यादा याद रखना जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है ना, सर्वाधिक विद्युत ऋणता होती है, सर्वाधिक विद्युत ऋणता होती है, याद रखना है ना। विद्युत ऋणता किसकी होती है, ये विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है ना। और आकार की बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये ना, जैसे जैसे हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इनका आकार बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आयोडीन का आकार सबसे ज़्यादा होता है और फ्लोरीन का आकार सबसे कम होता है ना। लेकिन यहाँ पर देखते हो सर्वाधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है और सबसे कम विद्युत ऋणता आयोडीन की होती है। और विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। तो आयोडीन यहाँ सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींच पाता है कार्बन हैलोजन बंध में, जबकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अब देखिए जो कार्बन हैलोजन बंध की जो लंबाई है, मतलब अगर
यहाँ पर त्रिविणता जितनी एक तो आकार आप देख रहे हो, फ्लोरीन का आकार बहुत कम है, और कार्बन और फ्लोरीन की बात करें दोनों एक ही आवर्त में आते हैं, तो लगभग इनका आकार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इसलिए इनकी बंध लंबाई सबसे छोटी होती है। इससे बड़ी होती है कार्बन एंड क्लोरीन की, फिर होती है कार्बन और ब्रोमाइड की, और सबसे बड़ी होती है कार्बन और आयोडाइड की। क्यों होती है आयोडीन की? क्योंकि आयोडीन का आकार तो बहुत बड़ा है, जैसे मान लो बेचारे कार्बन का आकार इतना सा है और आयोडीन का आकार इतना बड़ा है, तो इनके बीच जो दूरी है वो बढ़ जाती है ना। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आयोडीन है ये आसानी से, इनके कार्बन और आयोडीन के मध्य जो बंध है इसको आसानी से तोड़ा जा भी सकता है। क्यों तोड़ा जा सकता है? क्योंकि इनकी बंध लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कार्बन और फ्लोरीन की बंध लंबाई कम होने के कारण इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखिए यहाँ पर एक गुण होता है जिसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण। ये किसका ये गुण है, क्या है? ये गुण होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है? एक गुण है, ये एक गुण है द्विध्रुव आघूर्ण। एक सेकेंड रुकिए, है ना। ये जो तो गुण है द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होता है? ये उत्पन्न होता है, ये नेगेटिविटी से यानी कि विद्युत ऋणता से उत्पन्न होता है, और दो बंधों के मध्य जो दूरी है उस पर डिपेंड करता है, आवेश पर डिपेंड करता है ना। एक तो डी और एक यहाँ पर गुणा में आवेश क्यों, यानी है ना, इन दोनों पर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हालांकि हम देखते हैं विद्युत ऋणता तो कार्बन और यहाँ पर फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये क्रम होना चाहिए था ऐसा ही जैसा ये वाला क्रम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं होता। इनकी जो है कार्बन और फ्लोरीन के बीच की दूरी लंबाई जो बंध लंबाई है वो बहुत कम होने के कारण ये प्रभाव उतना अच्छे से नहीं दिखाई देता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन क्लोरीन की जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण है वो सबसे ज़्यादा होता है बजाय कार्बन एंड फ्लोरीन के। ये क्रम थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी कारण क्या हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो ये विद्युत हमने इस कार्बन और हैलोजन के बंध की प्रकृति में हमने ये जाना कि कार्बन और हैलोजन के बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है, जिस पर कार्बन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव यानी कि धनावेश होता है और हैलोजन पर ऋणावेश होता है। और हमने बंध लंबाई का क्रम भी देखा कि जो बंध लंबाई है वो कार्बन आयोडीन की सबसे ज़्यादा होती है और कार्बन एंड फ्लोरीन की सबसे कम होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब देखते हैं एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ। मतलब विरचन का मतलब यहाँ पर होता है निर्माण से। ठीक है, विरचन का मतलब किससे है? निर्माण की। मतलब एल्किल हैलाइड हमको बनाने हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनके द्वारा हम बना सकते हैं? हमारी बुक में 3 विधियों के बारे में बताया गया है। एक हम इसको बना सकते हैं अल्कोहलों से, है ना। एक हम बना सकते हैं हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एल्केन है और हमारे पास एल्कीन, इन 2 तरह से हम बना सकते हैं। और एक और टाइप आ जाता है जिसे है हैलोजन विनिमय। इन 3 विधियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और हैलोजन विनिमय। सबसे पहले अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अल्कोहलों से, अब अल्कोहलों से भी हमको हमारे पास ये चार मेथड हमारे पास। हम HCl से भी अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो भी हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। PCl3 से कराते हैं तो भी करा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। PCl5 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। SOCl2 से अगर रिएक्शन कराते हैं तो भी, और रेड फास्फोरस और यहाँ पर ये हैलोजन आपको दिख रहा होगा, इससे रिएक्शन कराते हैं तो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सभी से देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले हैं HCl से। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है ये वाली जो रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखते हैं HX की अभिक्रियाशीलता का जो ये क्रम है, यहाँ पर HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील है और HCl यहाँ पर सबसे कम है। ऐसा क्यों? जैसे हमने कहा कि आयोडीन का जो आकार है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो ये आसानी से, और हाइड्रोजन का बहुत छोटा होता है। आप जानते हो कि हाइड्रोजन के पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, जबकि आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होने के कारण आसानी से इनका बंध टूट जाता है। इसलिए HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील है HCl की तुलना में। और ये है जो अल्कोहल है उनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम। ये क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में, मतलब तृतीयक, द्वितीयक और
प्राथमिक एल्कोहल है, इनके बारे में हम हल्का फुल्का प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीय कार्बन के बारे में बात कर चुके हैं। बस वही चीज़ें हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है यहाँ पर तृतीय कार्बन। कैसा कार्बन है? तृतीय कार्बन है। ये यहाँ पर द्वितीय कार्बन है और ये यहाँ पर प्राथमिक कार्बन है ना। तो अब ये हो जाएगा तृतीयक एल्कोहल क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये द्वितीयक हो जाएगा क्योंकि इस पर जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पर OH, यहाँ तीसरे कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है और यहाँ 1 डिग्री कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल हो जाएंगे। अब देखो जब हम यहाँ पर ये रिएक्शन देखते हैं आपके सामने, अब जैसे ये हमारा कंपाउंड है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब IUPAC हम नामकरण करके आ रहे हैं, प्रैक्टिस भी करके आ रहे हैं। तो इसका जो नामकरण है मान लो हमको देना हो तो ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला हो जाएगी और इसका हम नामकरण देंगे तो 1 2 3 यानी कि ये हो जाएगी एक तो मैथिल हो जाएगा दूसरे कार्बन पर, तो 2 मैथिल और प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल है ना, ऑल OH के लिए हमने ऑल शब्द लिया है, ठीक है। तो ये 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल इसका IUPAC नाम हो जाएगा ना। इसके रिएक्शन अगर हम जब HCl से कराते हैं तो हमको इस तरह से क्या मिलता है, सॉरी यहाँ पर हमको मिल जाएगा इस OH के हट जाने से यहाँ पर आ जाएगा Cl, तो और ये मिल जाएगा हमको एक एल्किल हैलाइड। ये तृतीयक एल्किल हैलाइड कैसा है, क्योंकि तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसकी क्रियाविधि देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा तृतीयक एल्कोहल है ना, इस पर HCl का जो हमने अम्ल लिया है उससे रिएक्शन कराते हैं तो HCl में H+ और Cl- होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो H हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ जुड़ता है। OH का जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक ये लोन पेयर रहा, दूसरा लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा और एक ये, तो 2 लोन पेयर होते हैं। इनमें से हाइड्रोजन के पास H+ के रूप में आ रहा है तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसके साथ जब बंध बनाता है ऑक्सीजन के साथ तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लेता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन पर आ जाता है प्लस आवेश। कैसा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश। अब ऑक्सीजन की विदरणता बहुत ज़्यादा होती है तो ये अपने ऊपर प्लस आवेश बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए विदरणता ज़्यादा होने के कारण ये तो खुद टेंडेंसी रखता है, मतलब इसके अंदर ये गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, लेकिन इसके ऊपर इससे तो इलेक्ट्रॉन ले गए हैं तो ये बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और अब क्या करता है, इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन इनको लेकर ये भाग जाता है। इनके इलेक्ट्रॉनों को भाग जाने के कारण किसके रूप में निकल जाता है, ये यहाँ पर जल के रूप में निकल जाता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, अब इस बंध के ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन के कार्बन के चले जाने के कारण कार्बन पर आ जाता है धनावेश। क्या आ जाता है, धनावेश। जब कार्बन पर धनावेश आ जाता है तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कार्बोकैटायन। कार्बन पर धनावेश आ जाने पर ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन कहते हैं ना। अब इस कार्बोकैटायन पर हमारा जो ये ऋणावेशित क्लोराइन आयन है ये अटैक करता है और यहाँ से बना लेता है 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड। तो ये क्या बन गया है, 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड बन चुका है, 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड ये यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पर इस रिएक्शन में हमने देखा, इस क्रियाविधि में हमको पता चल रहा है कि क्रियाविधि में कार्बोकैटायन बनता है। अब कार्बोकैटायन बनता है तो अब हम देखते हैं कार्बोकैटायन के स्थायित्व क्रम। तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा अधिक स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री अधिक होता है और 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे कम स्थायी होता है। तो अगर रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो रिएक्शन बहुत जल्दी होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 डिग्री और 2 डिग्री मतलब प्राथमिक और द्वितीयक जो एल्कोहल हैं वो HCl के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम देख रहे हैं कार्बोकैटायन अगर बनता है वो 2 डिग्री और 1 डिग्री वो उतना अधिक स्थायी तो नहीं होता, इसलिए आसानी से क्रिया नहीं करता है। इसको क्रिया करने के लिए यहाँ पर एक ZnCl2 अभिकर्मक चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो HCl है, HCl यहाँ पर कंसनट्रेटेड हो रहा है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है सांद्र, है ना। यहाँ हम लिख देते हैं सांद्र, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम लेते हैं सांद्र HCl और ZnCl2 लेते हैं तो ही रिएक्शन कर पाते हैं कौन कौन से, 2 डिग्री यानी कि द्वितीयक और प्राथमिक एल्कोहल।
जब सांद्र HCl और ZnCl2 दोनों एक साथ होते हैं, इन दोनों का मिश्रण बनता है, तो इसको हम कह देते हैं लुकास अभिकर्मक। क्या कह देते हैं? तो लुकास अभी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देखो जब हम रिएक्शन कराते हैं, ये क्या है? प्राथमिक एल्कोहल, क्योंकि ये क्या है? 1 डिग्री है। इसके रिएक्शन यहाँ पर सांद्र, हमको यहाँ बार बार ये चीज़ बतानी पड़ेगी। यहाँ पर ये क्या है? हमने सांद्र HCl लिया हुआ है, ZnCl2 के साथ रिएक्शन करा है, तब ये रिएक्शन, और साथ में हमको इसको गर्म भी करना पड़ेगा। ये रिएक्शन आसानी से नहीं होने वाली है। प्राथमिक सबसे कम क्रियाशील होते हैं यहाँ पर, क्योंकि कार्बोकेटायन बहुत कम स्थायी होता है इनका, तो इनको क्रिया कराने के लिए हमको ZnCl2 चाहिए। इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरोएथेन होंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया है ये 2 डिग्री, कौन सा लिया है? ये सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराए तब भी हमको ZnCl2 लेना पड़ा है। लेकिन ये क्या है? ये रिएक्शन नॉर्मली हो जाती है, रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, हमको ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, और हमको सेकेंडरी जो एल्किल हैलाइड है वो प्राप्त हो जाती है। अब देखो टर्सरी जो है, यानी कि तृतीयक एल्कोहल जो हैं, इनकी रिएक्शन जब HCl, यानी कि यहाँ जो सांद्र HCl है, सांद्र HCl से कराते हैं, तो ये रिएक्शन बिना ZnCl2 के हो जाती है आसानी से। क्यों हो जाती है? इतनी आसानी से रिएक्शन क्यों हो जाती है? इसका रीज़न है क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। कैसा होता है? ये सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। इसी कारण यहाँ पर रिएक्शन आसानी से होती है, क्योंकि जैसे ही 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जैसे ये बना यहाँ पर, जैसे ही 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है, ये इसको स्थायित्व प्रदान हो जाता है, और ये तुरंत इस पर क्लोरीन अटैक करता है और रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद देखिए, ये हमने फर्स्ट रिएक्शन देखी। अब देखो यहाँ पर जो लुकास अभिकर्मक है, इसका उपयोग किया जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर के लिए। किसके लिए? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में अंतर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लुकास अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पर जो प्राथमिक एल्कोहल है वो ZnCl2 के और HCl के साथ ही रिएक्शन करते हैं, और इनको गर्म करना पड़ता है। जो द्वितीयक एल्कोहल हैं, इनको बिना गर्म करे ये ZnCl2 और HCl के साथ रिएक्शन दे देते हैं। जबकि जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं, ये सांद्र HCl के साथ आराम से रिएक्शन देते हैं, इनको ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती। अब उसके बाद देखिए, अगली जो हमारी रिएक्शन है वो है PCl3 के साथ। देखिए यहाँ पर PCl3 से जब रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर हमको एल्कोहल के 3 अणु लेने पड़ते हैं, क्योंकि जो PCl के पास ये तीनों Cl3 हैं, ये क्या हो जाते हैं? यहाँ पर एल्किल के साथ, एल्किल ग्रुप के साथ चले जाते हैं। इस तरह से एक एक करके सारे के सारे जो एल्किल ग्रुप हैं उसके साथ Cl चले जाते हैं, और यहाँ पर एक हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ 3 अणु मिलते हैं हमको एल्किल हैलाइड के, और ये एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं। ये क्या है? ये है मेथेनॉल। तो मेथेनॉल के साथ ये रिएक्शन होती है। किसके साथ होती है? मेथेनॉल के साथ देखिए होती है PCl3 की, और हमको क्लोरोमेथेन प्राप्त होता है। क्या होता है? क्लोरोमेथेन यहाँ हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने PCl3 के साथ भी रिएक्शन करा दी। देखिए, अब अगर हम एक और रिएक्शन के बारे में बात करें, तो एक और रिएक्शन हो जाती है SOCl2 के साथ। किसके साथ? SOCl2 के साथ। इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। देखिए, ये जो रिएक्शन है, जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया यहाँ पर कराते हैं, किसके साथ? ये हमारा एल्कोहल है ना। एल्कोहल की क्रिया जब हम कराते हैं SOCl2 के साथ, तो क्या होता है? यहाँ पर हमको एक तो मिलता है एल्किल हैलाइड, है ना, साथ में हमको मिलता है एक HCl गैस के रूप में बनती है, और यहाँ पर हमको साथ में प्लस में SO2 गैस मिलती है। तो क्या होता है? ये दोनों ही यहाँ पर जो SO2 है और HCl दोनों ही गैस के रूप में है, इसलिए ये आसानी से पृथक की जा सकती हैं। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया से हमें शुद्ध, बिल्कुल प्योर शुद्ध एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं, इससे हमें शुद्ध एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। इसी कारण ये जो विधि है SOCl2 वाली जो ये विधि है, इस विधि को सबसे बेहतर विधि माना जाता है। सबसे बेहतर मतलब बेस्ट मेथड। सबसे बेस्ट मेथड किसको माना जाता है? थायोनिल क्लोराइड से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की जो विधि है, सबसे बेहतर मेथड माना जाता है। तो हमने 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया है और हमारी 2 रिएक्शन है, एक PCl5 से रिएक्शन है, एक रेड फास्फोरस से रिएक्शन है। 2 रिएक्शन और हमारी अभी बच रही हैं यहाँ पर, है ना। ये वाली रिएक्शन अभी हमारी बच रही है और ये वाली। तो ये हमारे अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।